डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका बीएससी थर्ड ईयर की क्लास होने वाली है। यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिक्स के क्वांटम यांत्रिकी के पेपर में। क्वांटम यांत्रिकी की जो पहली यूनिट है उसकी बात करें और उसमें आपका पहला टॉपिक होगा वो आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं पे भी पढ़ा होगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है हमारा? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत यदि हम किसी कण के लिए स्थिति और संवेग का मापन करना चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम की पर किसी क्षण पर या किसी टाइम पर आप स्थिति और संवेग का यथार्थ मापन नहीं कर सकते। ये कहलाता है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आपने पढ़ा है कि यदि हम कोई टाइम लें और उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर आप उस कण की स्थिति और संवेग का मापन करना चाहें तो उसका आप एक साथ यथार्थ मापन नहीं कर सकते। और ये संबंध आपका होता है डेल्टा x इनटू डेल्टा bx ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं x डेल्टा x इनटू डेल्टा bx आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h पर अपॉन 2 पाई जहाँ h पर या h क्रॉस b इसको कहते हैं और h क्रॉस का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई। ये हो गया आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की बात अगर हम परिभाषा के रूप में करें तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है किसी समय t पर या किसी क्षण पर आप किसी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ उसकी यथार्थ वैल्यू के रूप में नहीं माप सकते हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई स्थिति और संवेग का मल्टीप्लाई जो होता है वो मैथमेटिकल रूप से कुछ इस तरीके से आपका डिफाइन किया जाता है। ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत ये तो हमने डिफाइन किया है इसके रूप में, ये हमने जो डिफाइन किया हुआ है ये हमने डिफाइन किया है स्थिति और संवेग। स्थिति और संवेग के लिए आपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत दिया हुआ है जहां पे डेल्टा x x अक्ष के अनुदिश जहां पे डेल्टा x अक्ष के अनुदिश स्थिति या विस्थापन आप बोल सकते हो उसको करने की स्थिति है और जो आपका px है ये उस कण का संवेग। डेल्टा x जो है x अक्ष के अनुदिश कण की स्थिति को बताएगा और डेल्टा bx जो है x अक्ष के अनुदिश कण के संवेग को बताएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार आपका मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 पाई या फिर h क्रॉस अपॉन 2। h क्रॉस की वैल्यू ध्यान में रखना हम लोग, h अपॉन आपका होता है 2 पाई। इसी तरीके से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इसी प्रकार से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। इसी तरीके से हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत आप ऊर्जा और समय के लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ऊर्जा और समय के लिए क्या होगा आपका? तो मान लिया ऊर्जा में अनिश्चितता हो गई आपकी डेल्टा ई, मान लिया ऊर्जा में अनिश्चितता हो गई डेल्टा ई और समय में अनिश्चितता हो गई आपकी डेल्टा टी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका होगा h अपॉन 2 पाई। तो ऊर्जा और समय के लिए अनिश्चितता सिद्धांत किस तरीके से परिभाषित होता है आपका? ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई, कण की जो ऊर्जा है उसकी वैल्यू अनिश्चितता जो है उसका मतलब डेल्टा ई है और समय में अनिश्चितता की हो गई डेल्टा टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा आपका h का अपॉन 2। इसी तरीके से आप z अक्ष के अनुदिश मानो कण का कोणीय वेग जो है उसमें अनिश्चितता हो गई आपकी डेल्टा एल।
जेड एक्स के अंदर स्थिति कोणीय वेग में अनिश्चितता कण का जो कोणीय वेग था उसमें अनिश्चितता होगी डेल्टा एल और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता होगी डेल्टा थीटा एक्स। कण की कोणीय वेग में अनिश्चितता हो गई डेल्टा एल और उस कण का कोणीय विस्थापन था उसमें अनिश्चितता हो गई डेल्टा थीटा जेड। तब आपका एनसीदा सिद्धांत क्या करेगा यहाँ कि कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन जो हो जाएगा उन दोनों का मिलकर एच अपॉन 2 से बड़ा या उसके बराबर आपको मिलेगा। तो तीन चीजें आपके पास में होती हैं। तीन चीजें आपके पास में होती है जो आपको यहाँ पे याद में रखना है। एनसीदा सिद्धांत ऊर्जा और समय के लिए इस तरीके से होता है। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग के लिए आपका एनसीदा सिद्धांत जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है। और स्थिति और समय के लिए होता है आपका डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच अपॉन। हाइजेनबर्ग का एनर्जी सिद्धांत बताता है कि यदि हम किसी कण को किसी क्षण पर उस कण की स्थिति और संवेग का मापन करना चाहिए तो आप एक ही समय पर दोनों चीजों का एक साथ मापन नहीं कर सकते हो, मापन उसका नहीं कर सकते हो और दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h अपॉन 2 h कट जिसको बोला जाता है और h कट का मान यहां पे लिखा है h अपॉन 2। इसी तरीके से ऊर्जा और समय के लिए आपका अनिश्चितता सिद्धांत होगा। यदि कण की ऊर्जा में अनिश्चितता हो जाए डेल्टा ई और यदि कण की जो समय है वो कण के लिए वो अनिश्चितता हो डेल्टा टी, दोनों का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। और यहां पे z का यदि हम माने कण का कोणीय वेग डेल्टा z और यदि आप कोणीय विस्थापन मानो कि डेल्टा थीटा z तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार h क्रॉस बाय 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये कह रहेगा आपका अनिश्चितता सिद्धांत और तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्थिति के लिए स्थिति और समय के लिए अनिश्चितता ये होती है, ऊर्जा और समय के लिए अनिश्चितता सिद्धांत ये होता है और कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन के लिए आपका अनिश्चितता सिद्धांत ये होता है। इसके बाद में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे इसके कुछ अनुप्रयोग आपके आते हैं। 4 अनुप्रयोग आपके एग्जाम के अंदर या सिलेबस के अंदर पूछ लिए जाते हैं। चारों में से कोई एक जो आपका सिलेबस है उसके अंदर दिया हुआ है अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग और अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग के अंदर चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो बात करें अनुप्रयोगों की, एक बार वापस इसको रिपीट करें तो ये हो गया स्थिति और समय के लिए अनिश्चितता सिद्धांत, ये हो गया ऊर्जा और समय के लिए अनिश्चितता सिद्धांत और ये हो गया आपका कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन के लिए अनिश्चितता सिद्धांत। एक बार देखो इसको फिर करते हैं आगे। अब आगे बात करें तो पहला जो अनुप्रयोग है वो हम निकाले हैं क्वेश्चन के रूप में। सिंपली लिखिए ये आपका पहला प्रयोग है जिसको मैंने क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो ग्राउंड लेवल होता है मूल ऊर्जा स्तर होता है उसकी एनर्जी होती है -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी किसका माइनस का। ये आपको बताना है यहाँ पे
कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसका मूल ऊर्जा स्तर जो होता है ग्राउंड लेवल n=0 उसकी एनर्जी होती है आपकी -11.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आंसर करने के लिए हमने मान लिया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बनाते हैं, नाभिक को केंद्र मानकर, ये तो हो गया नाभिक, और इसको केंद्र मानकर 8 ज्यादा ये बना दिया आपने परमाणु। माना हाइड्रोजन परमाणु जो है नाभिक को केंद्र मानकर स्मॉल 8 जगह एक गोलाकार परमाणु है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होगी आपकी जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे होता है इस तरीके से, ठीक है। और हाइड्रोजन में हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि आपका ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, यानी कि मैं कहूँ डेल्टा x का मान कितना होगा तो वो होगा आपका डेल्टा r के बराबर। जितना परमाणु की चर्चा होगी उतनी ही अनिश्चितता आपकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में मिलेगी। तो डेल्टा x हो जाएगा आपका डेल्टा r, सॉरी डेल्टा x हो जाएगा आपका परमाणु की चर्चा स्मॉल r के बराबर। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन परमाणु माना नाभिक को केंद्र मानकर 8 ऊर्जा का गोलाकार परमाणु है, तो आपका इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता का मान कितना होगा, डेल्टा x स्मॉल r के बराबर होगा। अब हम जानते हैं अनिश्चितता सिद्धांत से, हम जानते हैं अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू, या हम इसको बराबर बराबर है आपका इसके h कट के बराबर, ठीक है। अनिश्चितता सिद्धांत से हमने क्या किया, डेल्टा x और डेल्टा px दोनों का मल्टीप्लाई लगभग बराबर मान लिया आपका h कट के, यहाँ से मान रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे रहेगा आपका डेल्टा px इक्वल टू h क्रॉस अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे आपका डेल्टा px का मान हो जाएगा इक्वल टू करके h कट अपॉन r, या इसको मैंने कर दिया स्मॉल p, ठीक है। यहाँ से मान रखा यहाँ पर डेल्टा px का मान है आपका h क्रॉस अपॉन r, और इसको मान लिया हमने ये आपका स्मॉल p के बराबर है। तो अब आगे बात करें, इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता हो गई और इलेक्ट्रॉन का जो संवेग हुआ उसमें भी अनिश्चितता का मान हो गया हमारे पास में। क्या होता है आपका अनिश्चितता का मान समीकरण नंबर 2 के अनुसार मिलेगा। अब आगे देखिए, तो आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैपिटल K होती है आपकी 1/√m²। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है आपकी 1/√m², या फिर हम इसको लिख देते हैं p²/2m, ठीक है। n से बड़ी से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा आपका n से बड़ी से मल्टीप्लाई किया, इधर m किया और इधर आपका m² होगा। n से बड़ी से मल्टीप्लाई किया, नीचे आपका m हो गया, ऊपर आपका m² और साथ में b² पहले ही था। हमने क्या किया, इन दोनों के साथ लिखा स्क्वायर के रूप में, और नंबर जो भी होता है आपका समथिंग वो समथिंग हो गया, और स्क्वायर आपका इसके साथ p²/2m होता है आपका। ये हो गई समीकरण नंबर 4, सॉरी 3। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी आपकी, k बराबर हो जाएगी p²/2m। यहाँ पे p का मान है, इस p की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखो, इस p के मान को समीकरण नंबर 3 के अंदर 2 से गुणा 3 में, तो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा k बराबर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m r², ठीक है। 2 से ये लो
इस 2 से बार रखो 3 के अंदर, p की जगह p के मान रखा, स्क्वायर हो था h क्रॉस अपॉन r था तो r का स्क्वायर और h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे कैसे। ये तो हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब बात करें आगे तो स्थितिज ऊर्जा और निकाल लेते हैं यहाँ पे। स्थितिज ऊर्जा आपकी होती है U इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि Z1 Z2 अपॉन R के Z1 Z2 अपॉन R, या फिर यहाँ पे आप इसके रूप में लिखें तो ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 R। Q1 और Q2 क्या क्या लेंगे यहाँ पे, तो ये था आपका नाभिक और ये था आपका इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में दूरी थी आपकी R, ठीक है। यहाँ पे आवेश कितना होगा, तो यहाँ पे आपका होगा Z आवेश प्लस Q, ये मान लेते हैं आपका Q1 के बराबर है। तो नाभिक पर आवेश होता है प्लस Z और Z होता है आपका अजोड़पूर्वक परमाणु बल की बात करूं मैं तो ये हो जाएगा A। तो Q1 यानी कि नाभिक के अंदर जो चार्ज होगा वो आपका एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा पॉजिटिव के अंदर, और इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज आपको पता है Q बराबर Q माइनस का P। तो यहाँ पे रखोगे Q1 Q2, Q1 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और Q2 हो गया माइनस का इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस K स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया समीकरण नंबर 5। वापस देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका K × Q1 Q2 अपॉन R। Q1 की बात करें तो नाभिक पर जो आपका आवेश होगा वो मान लिया Q1 और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा आपका Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया तो यहाँ पे R आपका वो डिस्टेंस हो गया। Q1 की बात की जाए तो Q1 होता है आपका प्लस Z आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होगा, तो Q1 पे चार्ज हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है माइनस का E होता है। दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का K स्क्वायर अपॉन R। ये हो गई गतिज ऊर्जा, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगी जो आपकी यांत्रिक कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग निकालो क्या होगा। देखिए इसको ले लेते हैं आपकी कैपिटल टी के रूप में, ठीक है। कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, रख दो दोनों का कैपिटल टी बराबर या फिर टी लो इसको ई बराबर टी का मान रखोगे यहाँ पे, ये हो गया x क्रॉस अपॉन 2l माइनस स्क्वायर, k का मान रख दिया काइनेटिक एनर्जी का समीकरण नंबर 4 से h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2l माइनस स्क्वायर, और 5 से रख दो आप स्थितिज ऊर्जा का, वो हो गया आपका k स्क्वायर अपॉन r। ये हो गई हमारे पास कुल यांत्रिक ऊर्जा समीकरण नंबर 6। ये हो गई हमारे पास कुल यांत्रिक ऊर्जा कैपिटल P बराबर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2l माइनस स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन r। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, दोनों की वैल्यू लिखिए और कुछ लिखिए। अब बात करें यहाँ पे आगे, तो बात की जाए मूल ऊर्जा स्तर की, मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है आपकी न्यूनतम, मूल ऊर्जा स्तर जो मेरे हाइड्रोजन परमाणु का, उस मूल ऊर्जा स्तर की
ऊर्जा होगी आपकी न्यूनतम। सबसे कम वैल्यू जो होगी ऊर्जा की वो आपका इस मूल ऊर्जा स्तर में होगा। इसके बाद ऊर्जा का मान धीरे धीरे ऊर्जा स्तरों के अंदर बढ़ता जाएगा। तो वो वैल्यू होगी आपकी न्यूनतम, और न्यूनतम यानी कि कुछ ना कुछ का फिक्स मान होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी। अतः क्या करोगे, यदि हम इस डी का मिनिमम होगा और यदि हम इस डी या फिर डी का आर के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम कांस्टेंट मान होगा, कांस्टेंट मान का होगा मान आपका अवकलन करोगे तो 0। तो ये हो जाएगा dE/dr इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 7। 6 में आपके पास में E है और 7 में उस मान का हम यूज कर सकते हैं r के रेस्पेक्ट अवकलन करके। यहां से मान रखोगे यहाँ पर और करोगे अवकलन करके उसको सॉल्व रखो। जो आपकी समीकरण नंबर 6 थी उससे हमें करना 7 के अंदर तो ये हो गया आपका d/dr h क्रॉस अपॉन r स्क्वायर और साथ में आपका k² r इक्वल टू 0। ई का क्या करते हैं समीकरण नंबर 6 से मान रखिए हम 7 के अंदर ई की वैल्यू दी थी। अब करो उसका अवकलन करने पर क्या वैल्यू होगी, h क्रॉस अपॉन 2n बराबर r स्क्वायर का अवकलन क्या होगा माइनस का 2/r2। इसका अवकलन करने के लिए हो जाएगा आपका k² और साथ में आपका माइनस का होगा बराबर r स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए k²/r² इक्वल टू 0। वापस देखें इसका वैल्यू r के स्क्वायर के ऊपर h क्रॉस अपॉन 2n कांस्टेंट का मान ले लिया बराबर r स्क्वायर का ऊपर में माइनस का 2/r3। इधर आपका माइनस का k/r है k स्क्वायर तो बाहर आ गया बराबर r का करोगे माइनस का बराबर r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गए और इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। इसको सिंपल करोगे k²/r ये वाली वैल्यू उधर भी हो गई, ये हो जाएगा आपका h क्रॉस 2 से 2 खत्म हो गया अपॉन n/r³ और ये आपका r स्क्वायर। इस पद को उधर लेके जा रहे हो तो ये हो गया आपका k² इक्वल टू h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन n/r³। r स्क्वायर से आपका r स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पे बच जाएगा r का मान अगर निकालना चाहिए तो r का मान हो जाएगा आपके पास h क्रॉस kn² ठीक है। r का मान निकाल रहा हूं, r इधर भेजा और ये वाली चीज हमने भेजी तो ये हो गया h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन kn² और इसको मान लिया जाएगा a0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। इसको इधर लिया और इसका सिंपलीफिकेशन करोगे तो सिंपलीफिकेशन करने के बाद आपको r की वैल्यू मिलेगी h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन kn² और इस पूरे मान को हमने एक नया कांस्टेंट मान लिया a0। कांस्टेंट क्यों होगा, देखो h का भी आपका कांस्टेंट है, k भी आपका कांस्टेंट होता है, m जो होता है वो जब होगा मान वो भी कांस्टेंट होगा और e जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो जब आप इसका सिंपलीफिकेशन करोगे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और वो कांस्टेंट वैल्यू हमने यहां पे फाइंड कर दी a0 के रूप में। अब आगे करते हैं इसको सिंपल। अब यहाँ पे देखो आपका h क्रॉस का जो मान होगा 1.05 4 into 10 to the power minus का 34
एच क्रॉस का मान होता है 1.054 into 10 to the power -34 जूल सेकंड। के की बात की जाए तो के होता है पर 9 गुना 10 की बात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर और एम होता है आपका 9.1 into 10 to the power किलोग्राम और एक बच गया आपका 10 to the 4 वो होता है आपका 1.6 into 10 to the power -31 कूलम। एच क्रॉस का मान होता है 1.054 1.054 into 10 to the power -34 यानी कि 34 जूल सेकंड। के का मान जो होता है वो होता है आपका 9 गुना 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एम की बात की जाए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुना 9.1 गुना 10 की घात 31 किलोग्राम और ई होता है अपना इलेक्ट्रॉन के चार्ज। इन चारों मानों को यहां पे रखना है और मान निकालना है। चारों मानों को समीकरण 8 में रखकर जब आप इसका सोल्व करोगे इसका हल निकालोगे तो ये आएगा आपके पास r = a0 = 0.5 इन चारों मानों को रखना है समीकरण 8 के अंदर और 8 में रखकर उसका सिंप्लीफिकेशन करना है उसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो r का मान होगा आपका यहाँ पे r का जो मान होगा या a0 जो मान होगा वो होगा आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे E निकालने के लिए। देखो एक बार आगे देखिए हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर की ऊर्जा तीनों बराबर क्या हो जाएगी आपकी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2h h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2h a0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a0 h क्रॉस अपॉन 2m a0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a0 का जो मान था हमारे पास क्या था a0 बराबर r a0 अपॉन r का मान था आपके पास h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m k स्क्वायर। इस मान को यहाँ पर और यहाँ पर a0 का मान था यहाँ पे इस a0 की वैल्यू को यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है और उसका शॉर्ट सर्किट निकालना है क्या होगा देखो ये हो जाएगा आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a0 स्क्वायर यानी कि h क्रॉस 4 अपॉन m स्क्वायर a स्क्वायर e की पावर 4 2m h क्रॉस स्क्वायर कैसे हो गया इस a0 स्क्वायर के लिए मान रखा हमने a0 का यहाँ पे तो h क्रॉस का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा m का स्क्वायर करोगे m स्क्वायर आ जाएगा k का स्क्वायर करोगे k स्क्वायर आ जाएगा और e का स्क्वायर करोगे e4 आ जाएगा। यहाँ पे बात की जाए तो ये हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन a0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा आपका m k t स्क्वायर। h क्रॉस से h क्रॉस स्क्वायर बचा है h क्रॉस स्क्वायर था h क्रॉस 4 था h का होने के बाद h क्रॉस स्क्वायर बच गया एक m से आपका एक m चला गया और ये वाली वैल्यू जाएगी ऊपर ये हो जाएगा m
k स्क्वायर e4 अपॉन 2h स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया आपके पास ये जाएगा ऊपर माइनस m k स्क्वायर e4 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर, तो ये हो गया n, तो ऐसे ऐसे k का स्क्वायर हो गया e स्क्वायर स्क्वायर e4 मिल जाएगी h क्रॉस का स्क्वायर रख दिया। अब दोनों को सिंपल करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, ये हो गया 1, ये हो गया 1/2 माइनस का 1/2 आपके पास में आएगा। चलो ऊपर लिखते हैं इसको, ये आपका हाफ वैल्यू और ये पूरा वैल्यू, पूरे में से हाफ जाएगा, बड़ा वाला नेगेटिव है तो हाफ इस पूरे वाले ऊपर में से आपका 1/2 जाएगा, 1/2 बचेगा आपके पास। एक बार वापस देखो, यहाँ पे क्या किया, ए नोट का मान लगा, आपने ए नोट का मान लगा, ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे ए नोट कैसे कैसे ये हो गया आपके पास, सिंपल करने के बाद ये वैल्यू आएगी, इसको सिंपल करने के बाद ये वैल्यू आएगी, और इसको भी सिंपल करोगे तो आपके पास आएगा इसको भी सिंपल करोगे तो आपके पास आएगा मूल इस तरह की ऊर्जा ई नोट बराबर माइनस एम के स्क्वायर e4 एम के स्क्वायर e4 अपॉन एच का स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन आपका बता है कि हमको जो मान मिलेगा वो आपका नेगेटिव है। अब आपको पता है m का मान 9.12 किलोग्राम, k का मान पता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, और ई का मान पता है 1.6 कूलम, और एच क्रॉस का मान पता है 1.054 जूल। ये सारे मान यहाँ पे रखोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे, आपका ई नोट तो आपका ई नोट आएगा माइनस 31.74 जूल। ये सारे मान रखने आपको यहाँ पर, और कैलकुलेट हो जाएगा, k का मान ये हो जाएगा, e का मान ये हो जाएगा, h का मान ये हो जाएगा, चारों चीजों को आप यहाँ पे रखकर उसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये तो होगा जूल के अंदर, और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो डिवाइड कर दोगे 1.6 into 10⁻⁻⁰ कूलम, इससे जैसे डिवाइड करोगे आपका ई नोट बनेगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको लेके आना था कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो आपका लिया जाए और उसका मूल ऊर्जा स्तर देखा जाए, तो उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये आपका पहला प्रयोग, और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका 2011 और 16 के अंदर पूछा हुआ, 2011 और 16 के अंदर पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको करके आओगे आपकी एग्जाम के अंदर, डेढ़ नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। कई बार इसको बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बना देगा, अथवा ये वैल्यू देना चाहे तो वहां भी दे सकता है, वरना छोटे क्वेश्चन अगर देना चाहे तो छोटे क्वेश्चन इसका बना सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसका जो अगला एप्लीकेशन है, इसका अगला उपयोग है किसका, हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत पढ़ना और उसका एक उपयोग जो हमने बताया उसका आप लोग एक बार रिवाइज करना, बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। अगले इसका उपयोग भी हम अगली क्लास में लेंगे।
जाएगा, के का मान ये हो जाएगा, ई का मान ये हो जाएगा, एच का मान ये हो जाएगा। चारों चीजों को आप यहाँ पे रखकर उसका सोल्यूशन निकालोगे, ये तो होगा जूल के अंदर। और जब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे तो डिवाइड कर दोगे 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इससे जैसे डिवाइड करोगे आपका ए नॉट बनेगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको लेके आना था कि हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो आपका लिया जाए और उसका मूल ऊर्जा स्तर देखा जाए तो उसकी मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वो वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं। तो ये आपका पहला प्रयोग और एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2011 और 16 के अंदर पूछा हुआ, 2011 और 16 के अंदर पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको करके आओगे आपकी एग्जाम के अंदर। डेढ़ नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है। कई बार इसको बड़ा क्वेश्चन बनाएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी बना देगा, अथवा ये कर देना चाहे तो वहां भी दे सकता है, वरना छोटे क्वेश्चन अगर देना चाहे तो छोटे क्वेश्चन इसका बना सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसका जो अगला एप्लीकेशन है, इसका अगला उपयोग है किसका, हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत पढ़ना और उसका एक उपयोग जो हमने बताया उसका आप लोग एक बार रिवाइज करना है। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। अगले इसका उपयोग भी हम अगली क्लास में लेंगे।